जय माता जी स्टूडेंट्स। टैक्सेशन के 5 लेक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। हमने सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया है और अब हमें जाना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हमारे ऑलमोस्ट 3-4 क्वेश्चन अवेलेबल है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं यूनिट नंबर 1 के अंदर। और वो जो पार्ट है वो हमारा टैक्सेशन से रिलेटेड टैक्स प्लानिंग कॉन्सेप्ट का पूरा हिस्सा रहता है, जिसके अंदर हम टैक्स का प्लानिंग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हमें समझना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा, खास तैयार करना है। वैसे आपको प्रॉब्लम होगा नहीं क्योंकि एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, थियरी का पार्ट है, थोड़ा प्रिपरेशन की जरूरत रहती है हमेशा। शुरू करते हैं हमारा टैक्स प्लानिंग कॉन्सेप्ट का ये पूरा हिस्सा। अब जो हमें टैक्स प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके अंदर टैक्स को कैसे रिड्यूस किया जाए उससे रिलेटेड पूरा पार्ट है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम एक चार्ट समझ लेते हैं और उसके बाद हमें वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है। तो टैक्स रिडक्शन ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास है, जिसके अंदर मेनली उसे दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला जो पार्ट है वो है विद इन द लीगल फ्रेमवर्क, यानी जो लीगली कहा जाता है वो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ टैक्सेशन। एंड जो सेकेंड ऑप्शन है वो है आउटसाइड द लीगल फ्रेमवर्क, यानी इसे हम इलीगल कह सकते हैं, गलत काम माना जा सकता है, वो होता है आउटसाइड द लीगल फ्रेमवर्क। ठीक है, और विद इन लीगल फ्रेमवर्क है, उसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस है, जिसमें पहला जो है वो है टैक्स प्लानिंग। प्रॉपरली आप प्लान करो अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स स्लैब्स एंड ओवरऑल सभी लीगल प्रोसीजर से हम काम करते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं शॉर्ट में अभी टैक्स प्लानिंग। दूसरा जो पार्ट है टैक्स अवॉइडेंस, ये जो है वैसे थोड़ा सा इलीगल काम है, क्योंकि हम इसके अंदर जो भी हमारे पास लॉ है टैक्सेशन के उनका इस्तेमाल करते हैं, मगर हमारी इनकम को छिपाने के लिए। यानी ये लीगल फ्रेमवर्क में माना जाता है क्योंकि आप जो भी रूल्स है, लॉ है, उसका इस्तेमाल करते हो मगर पूरी इनकम नहीं दिखाते, इनकम छिपाने का ट्राई करते हैं। यानी ऑलमोस्ट इसमें हम चोरी का काम करते हैं, बट बाय यूजिंग द प्रॉपर लॉ ऑफ टैक्सेशन, इसीलिए इसे लीगल फ्रेमवर्क में माना गया है, ऐड किया गया है। बाकी टैक्स प्लानिंग इज द बेस्ट, उसके अंदर कोई चीटिंग नहीं होती। एंड उसके बाद जो लास्ट पार्ट है वो है हमारा टैक्स इवेजन। ठीक है, कोई भी रूल का आप इस्तेमाल नहीं करते, टैक्स पे करने की आपके मन में कोई इच्छा ही अगर ना हो और आप कुछ ऐसे टैक्स पे करते हो जिससे मिनिमम से मिनिमम टैक्स पे हो बाय अवॉइडिंग ऑल द लीगल रूल्स, तो उसे कहा जाता है टैक्स इवेजन। ठीक है, तो टैक्स रिडक्शन के दो ऑल्टरनेटिव दिख रहे हैं, पहला लीगल लॉ के हिसाब से, दूसरा इलीगल कह सकते हैं। ठीक है, टैक्स लीगल फ्रेमवर्क में भी पहला जो है टैक्स प्लानिंग वही बेस्ट माना जाता है। टैक्स अवॉइडेंस में हम कम टैक्स पे करते हैं, टैक्स इवेजन में तो टैक्स पे करने की इच्छा भी नहीं होती टैक्स पेयर को, ऐसे लोग ये गलत रास्ता इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और वन बाय वन हम इसे समझने वाले हैं, तीनों के तीनों पार्ट को। तो टैक्स टैक्स प्लानिंग कॉन्सेप्ट के अंदर हमारा जो पहला क्वेश्चन हमें ऑब्जर्व करना है, वो जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज टैक्स प्लानिंग एंड डिस्क्राइब इट्स फीचर्स। ठीक है, यूनिवर्सिटी 2014 में पूछा गया था ये, और अब हम उसे डिटेल में समझने वाले हैं। तो थियरी के लिहाज से ये पहला सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे 5 लेक्चर खत्म हो चुके हैं और ये छठा लेक्चर है। सब कुछ परफेक्टली रेडी करिए, मटेरियल में सब कुछ आपको मिलेगा ही। कुछ चीज़ें यहाँ पे हमने शॉर्ट में समझाई है, वो डिटेल में आपको मटेरियल में मिल पाएगी। तो अब आंसर की तरफ आगे बढ़ते हैं। टैक्स प्लानिंग इज एन अरेंजमेंट ऑफ वंस फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स इन सच अ वे दैट advantage is taken of all deduction, exemptions, allowance and rebates permissible under the एक्ट, दस रिड्यूसिंग टैक्स बर्डन। ठीक है, इसके अंदर हम जो भी हमें डिडक्शंस अवेलेबल होते हैं, वो डिडक्शन, एग्जेम्पशंस अवेलेबल होते हैं, अलाउंस, रिबेट्स, जो भी अलाउ है, उन सभी का इस्तेमाल करते हुए टैक्स बर्डन को घटाने का ट्राई करते हैं। टोटली लीगल टर्म है ये टैक्स प्लानिंग। इसमें हम पूरा टैक्स पे करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जो भी हमें फायदा देते हैं उनका भी हम फायदा उठाते हैं, और विदाउट एनी वायोलेशन ऑफ लीगल फ्रेमवर्क हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है टैक्स प्लानिंग। डिटेल में पूरा क्वेश्चन ना पूछा जाए तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं आपको, एक्सप्लेन टैक्स प्लानिंग। जनरली हमारे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस नहीं पूछते, एमसीक्यूज होते हैं, फिर भी कभी कभी 2 मार्क्स के अंदर पूछना चाहे तो आपको पूछ सकते हैं ये पार्ट। ठीक है,
अब जो हमें देखना है वो है फीचर्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। वैसे आप पढ़ लेते हो तो भी समझ में आ ही जाता है, मगर अभी ऑनलाइन मोड है तो मैं आपको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। जनरल लेक्चर होता है हमारा, तो क्लास के अंदर मैं मीनिंग समझा के फीचर्स वन बाय वन स्टूडेंट से पढ़वाता हूँ, तो क्या है फीलिंग ऑसम आती है आप सभी को भी और हमें भी। मगर यहाँ पे भी ऑनलाइन मोड की वजह से ये एक एक पॉइंट मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा, सो हम उसे और पॉजिटिवली ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है हमारा, वो पहला पॉइंट कहता है इट रिफ्लेक्ट्स द बेसिक इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर बिहाइंड द लॉ। जो आपका लॉ है उसमें आपका इंटेंशन जो है उस लॉ को पालन करने का, उसको फॉलो करने का, वो आपका इसके अंदर क्लियरली रिफ्लेक्ट होता है, ऐसा हम कह रहे हैं। ठीक है, ऐसा टैक्स प्लानिंग कह रहा है। सेकेंड पॉइंट है, यानी वैसे नॉर्मली है, रीड करते हैं तो आपको आराम से याद रह जाएगा। The benefits of deduction, exemptions, allowance and reliefs are obtained by the taxpayer honestly according to provided provisions of income tax। ठीक है, जो भी आपके टैक्स से रिलेटेड आपको प्रोविजंस दिए जाते हैं उसका टैक्स पेयर जो है वो पूरा ऑनेस्टली इस्तेमाल करता है और अपने टैक्स का प्लानिंग करता है। ठीक है, एंड ये तो हम अभी पहले कह ही चुके हैं कि टैक्स प्लानिंग इज कम्प्लीटली लीगल एंड इट इज वेरी यूजफुल। इसके फीचर्स जो है, कोई भी टर्म के फीचर अगर आपको चाहिए वो फीचर्स मिलते हैं उसके मीनिंग, उसकी डेफिनेशन में से। तो मीनिंग रेडी करते हो तो आपके फीचर्स ऑफ टैक्स प्लानिंग है या कोई भी टर्म है वो आराम से आपको मिल जाएंगे कोई भी थियरी सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, चौथा पॉइंट जो है वो कह रहा है टैक्स प्लानिंग शुड नॉट इन्वॉल्व यूज ऑफ कलरेबल डिवाइसेस फॉर रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी। कलरेबल डिवाइसेस का मीनिंग है आप कोई भी टाइप के इलीगल काम नहीं करते। ठीक है, इनकम जितनी है उतनी ही आप दिखाते हो, जो भी टैक्स का स्लैब है उस हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होता है, आप टैक्स पे करते हो। इन शॉर्ट कोई भी हम ट्राई ऐसा नहीं करते कि जिससे लॉ जो है उसके हम खिलाफ जाए। ठीक है, तो वो पॉइंट नंबर 4 में हम कह रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 जो कह रहा है वो है अंडर टैक्स प्लानिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स पेयर इज नॉट ऑफ टैक्स इवेजन। ठीक है, वैसे टैक्स इवेजन मैं पहले कह चुका हूं, टैक्स इवेजन गुजराती में कहवाय कर चोरी। टैक्स एटले कर, इवेजन एटले चोरी। टैक्स की चोरी करने का कॉन्सेप्ट उसके माइंड में होता नहीं है जब वो टैक्स प्लानिंग करता है तब। एंड 6 नंबर का पॉइंट कह रहा है all necessary documents are provided by the taxpayer for claimed exemptions and reliefs। जो भी exemption मिलते हैं उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं वो भी जो टैक्स पेयर है, टैक्स प्लानिंग करने वाला, वो प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन करता है। अब लास्ट पॉइंट जो है हमारे फीचर्स में वो है नो लूप होल्स ऑफ द सिस्टम इज यूज्ड बाय द टैक्स पेयर। यानी कोई गलत ट्राई नहीं किया जाता कि मुझे टैक्स पे नहीं करना है, कम पे करना है। ठीक है, वो जो करते हैं वो होता है टैक्स अवॉइडेंस के अंदर। यानी इन शॉर्ट लीगल वर्क है, टैक्स पेयर जितनी इनकम है उतनी इनकम दिखाता है, टैक्स जितना होता है वो टैक्स पे करता है, जो भी डिडक्शंस अलाउड है उस हिसाब से काम करता है। ओवरऑल पूरा लीगल फ्रेमवर्क होता है हमारे टैक्स प्लानिंग के अंदर। अब टैक्स प्लानिंग का मीनिंग और उसके फीचर समझने के बाद अब हमारा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्स प्लानिंग। ठीक है, यूनिवर्सिटी 2016, 17 और 19 में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो ऑब्जर्व करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हैं या सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्स प्लानिंग। पॉइंट नंबर 1 जो है तो वो कहता है हमें रिडक्शन इन टैक्स बर्डन, इसमें टैक्स बर्डन कम होता है। ठीक है, वही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, कह सकते हैं दैट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी स्कीम ऑफ टैक्स प्लानिंग इज टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ टैक्सेस सो दैट मैक्सिमम बेनिफिट कैन बी एंजॉयड ऑफ वंस हार्ड लेबर। बहुत ही मेहनत के बाद हम अर्निंग करते हैं, तो वो अर्निंग के बाद जो बर्डन है टैक्स का वो कम से कम हो पाए, वो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है टैक्स प्लानिंग का। ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव है रिडक्शन इन टैक्स बर्डन। सेकंड जो है प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, हम प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉ का इस्तेमाल करके। अंडर टैक्स प्लानिंग एन एसएससी इन्वेस्ट हिज इनकम इन सच स्कीम्स एज आर प्रोवाइडेड इन द टैक्स लॉ। टैक्स लॉ में जो प्रोवाइड होते हैं उसी के अंदर वो प्रोवाइड किए गए लॉ के हिसाब से इन्वेस्ट करता है, एंड दिस वुड नॉट only reduce his tax burden,
but also get him a steady income, some of which are completely tax free. कुछ इनकम कंप्लीटली टैक्स फ्री होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट इनकम इन पीपीएफ, ठीक है। तो अगर पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उससे जो भी इनकम होती है वो हमारा एक टाइप का सेविंग हो जाता है, वो हमें फ्यूचर में हेल्पफुल भी होती है और उसके ऊपर कोई टैक्स भी नहीं होता, और वो एक टाइप का प्रोडक्टिव हमारा क्या हो जाता है, इन्वेस्टमेंट। तो पहला पॉइंट था रिडक्शन इन टैक्स बर्डन, सेकेंड पॉइंट है टैक्स प्लानिंग की वजह से क्या होता है, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो कहता है रिड्यूस टैक्स डिस्प्यूट्स एज इट इज लीगल। तो टैक्स पेयर जब भी टैक्स पे करता है कोई डिस्प्यूट होने के चांसेस नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, यानी व्हेन टैक्स पेयर रिसोर्ट्स टू टैक्स प्लानिंग विद द हेल्प ऑफ provisions of tax law, he is not involved in any unnecessary tax disputes and appeals। उसे कोई टैक्स डिस्प्यूट में इंक्लूड होने की जरूरत रहती नहीं है। चौथा जो पॉइंट है वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी बढ़ जाती है इकोनॉमिकली क्योंकि आप प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट करते हो, प्रॉपर टैक्स पे करते हो, यानी पॉइंट जो हमें कहना है वो कहता है when the unnecessary disputes are avoided, the time and the cost involved is saved, thus leading to economic stability। उसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आती है, ठीक है। तो बहुत ही नॉर्मल है मगर फिर भी इंपॉर्टेंट है, 2019 के पेपर में भी पूछा जा चुका है, लेटेस्ट में खास ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 5 कहता है हमें हेल्दी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। इसकी वजह से अगर टैक्स पेयर अगर अच्छे से टैक्स पे करेगा तो उसका फायदा होता है पूरी कंट्री को, ठीक है। व्हेन टैक्स पेयर pays tax regularly, taking advantages of deductions, exemptions, he gives encouragement to the economic growth of the country, ठीक है। कंट्री का भी जो है ग्रोथ होता है अगर प्रॉपरली सभी टैक्स पेयर टैक्स पे करेंगे, टैक्स प्लानिंग से करेंगे प्रॉपरली विद इन द लीगल फ्रेमवर्क, तो कंट्री का भी जो इकोनॉमिक पार्ट है, इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती है, वो हम कहते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, ठीक है। तो 5 ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास रेडी है, तो खास प्रॉपरली रेडी करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फाइनली हम कह सकते हैं देयर वुड नो एविल ऑफ ब्लैक मनी विच इज हार्मफुल टू द नेशन। तो प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करते हो तो ब्लैक मनी का जो एविल है, दूषण कही शकाय गुजराती में, तो वो जो है वो नेशन को परेशान करेगा नहीं। अगर सभी लोग टैक्स प्लानिंग करते तो ब्लैक मनी का एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। अब टैक्स प्लानिंग जो था वो पूरा लीगल फ्रेमवर्क था, अब उसमें कोई गड़बड़ी करने वाले भी लोग होते हैं, टैक्स पूरा पे ना करना हो, थोड़ा भरना है थोड़ा नहीं भरना है, ऐसे लोग जो होते हैं कंजूस टैक्स पे नहीं करते, वो जो है वो कभी कभी लीगल जो भी हमारे फ्रेमवर्क है उनका इस्तेमाल करके टैक्स बचाते हैं, ठीक है। तो उस पार्ट को हम ऑब्जर्व करने वाले हैं हम, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज टैक्स अवॉइडेंस एंड इट्स फीचर्स। मीनिंग के ऊपर से हमेशा फीचर हमें पता चल जाता है, तो मीनिंग अच्छे से तैयार करो, फीचर तो ऑटोमेटिक आपको पता चली जाएगा। पहला पार्ट क्लियर समझे तो दूसरे में हमें वैसे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। सो टैक्स अवॉइडेंस इज आल्सो अ डिवाइस ऑफ पेइंग लेस टैक्स। लेस टैक्स पे करने की एक टेक्निक है व्हेन देयर इज टैक्स प्लानिंग बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ प्रोविजंस ऑफ टैक्स लॉ but the intention is nullified, it is tax evasion, sorry, it is tax avoidance। intention nullified यानी बद इरादा होना, खराब इरादे होने कि मुझे टैक्स पे करना नहीं है या मुझे कम टैक्स पे करना है, मगर मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मैं सही टैक्स के लॉ का जो है उसका गलत तरह से इस्तेमाल करूंगा और मैं टैक्स बचाऊंगा। अगर मैं ऐसा सोचता हूँ तो मैं टैक्स अवॉइडेंस कर रहा हूँ, ठीक है। यानी टैक्स अवॉइडेंस जो है लीगल नहीं है, ठीक है, मगर क्या है उसमें आप रूल्स यूज करते हो लीगली तो पता चलता नहीं कभी कभी और आपका टैक्स बच भी जाता है, मगर ऐसा करना चाहिए नहीं, ठीक है। अब इसके फीचर्स जो है वो उसके नाम के ऊपर से ही पता चलने वाले, एकदम इजी पार्ट है, फीचर्स ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। तो उसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो पॉइंट हमारा कहता है हमें कि इट इज सच सिस्टम विच इज यूज्ड विद इन द लीगल फ्रेमवर्क। हम पहले इसे इंक्लूड कर चुके हैं लीगल फ्रेमवर्क में, सही रूल्स का गलत तरह से इस्तेमाल करके टैक्स बचाना, शॉर्ट में उसे कह सकते हैं टैक्स अवॉइडेंस। सो
पॉइंट नंबर 2 जो है वो कहता है हमें टैक्स अवॉइडेंस इज नॉट ट्रीटेड एज टैक्स इवेजन बिकॉज अंडर दिस नो इलीगल बेनिफिट इज टेकन बाय द टैक्स पेयर। इसके अंदर कोई भी इलीगल बेनिफिट टैक्स पेयर नहीं ले सकता, वो टैक्स पूरा नहीं छोड़ देता कि नहीं पे करूंगा मैं कुछ भी, वो जितना हो सकता है उतना लॉ का इस्तेमाल करके कम से कम टैक्स पे करता है, मगर गलत तरीके से। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 2 ये कहता है। थर्ड पॉइंट कहता है टैक्स पेयर रिड्यूसेस हिज टैक्स लायबिलिटी बाय यूजिंग लूप होल्स ऑफ द टैक्स सिस्टम। आगे हमने कहा है कोई लूप होल हम यूज नहीं कर रहे थे टैक्स प्लानिंग में, मगर यहाँ पे टैक्स अवॉइडेंस के अंदर जो टैक्स पेयर है वो ट्राई करता है कि कैसे कहीं से हमें चांस मिल रहा है तो टैक्स को हम ना पे करें। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 हमें कह रहा है सिस्टम विच इज यूज्ड विद द लीगल फ्रेमवर्क आर जनरली एक्सेप्टेड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी। जितना आप लीगल काम करते हो उतना आपको ही फायदा रहता है, हमें ही फायदा रहता है। ठीक है, और इसी वजह से कुछ लोग ये टैक्स अवॉइडेंस कर भी चाहते हैं, क्योंकि पॉइंट नंबर 5 के हिसाब से टैक्स अवॉइडेंस हैज लीगल वैलिडिटी। एंड जो छठा पॉइंट है वो हमें कह रहा है टैक्स अवॉइडेंस इज नॉट एन अनएथिकल प्रैक्टिस और ट्रांजैक्शन, यानी लीगल ही गिना जाता है, मगर पकड़े जाओ तो गलती हो सकती है आपकी, मगर चांसेस जो है वो रहते हैं कि आप जनरली बच जाते हो क्योंकि आप लीगली जो भी लॉ है उसका इस्तेमाल करते हो। ठीक है, पहले मैं कह चुका हूँ टैक्स अवॉइडेंस अच्छी बात नहीं मानी जाती, कम टैक्स पे करने का ट्राई करते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर लॉज ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, द लास्ट पॉइंट जो हमें कहना है वो है देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेनल्टी फॉर टैक्स अवॉइडेंस बिकॉज इट इज अलाउड बाय द सिस्टम। ठीक है, यानी अलाउड का मीनिंग ये नहीं है कि आप रूल्स तोड़ो, वो अलाउ है, मगर जो टैक्स अवॉइडेंस करने वाले हैं वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो अपना काम ऐसे करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता सिस्टम को, टैक्स अथॉरिटी को, कि कहाँ पे उन्होंने ये गड़बड़ की है, क्योंकि लीगली जो भी रूल्स है उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर भी टैक्स अवॉइडेंस ना करे वही बेटर माना जाता है। तो ये 7 हमारे फीचर्स हुए टैक्स अवॉइडेंस के। तो प्यारा सा हिस्सा है, सिंपल है, आप 3-4 बार पढ़ लेते हो तो भी रेडी हो जाएगा। सो टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अवॉइडेंस के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब जो इलीगल कॉन्सेप्ट है, आई मीन कॉन्सेप्ट इलीगल नहीं है, टर्म इलीगल है, टैक्स इवेजन। ठीक है, जो कि इलीगल माना जाता है, उसका मीनिंग और उसके फीचर्स को हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर एन एसएससी अवॉइड्स पेइंग टैक्स इलीगली आर टर्म्ड एज टैक्स इवेजन। एसएससी जो है टैक्स पे करना ही नहीं चाहता है इलीगली, तो उसे कहा जाता है टैक्स इवेजन। ठीक है, तो व्हेन सच इवेजन इज फाउंड आउट बाय टैक्स ऑथोरिटीज द एसएससी इज पेनलाइज्ड और पनिश्ड। एसएससी जो है टैक्स पेयर है, उसको पेनल्टी मिलती है, पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि वो टैक्स पे नहीं कर रहा है प्रॉपरली। कैसे केसेस होते हैं? तो नंबर 1, व्हेन ही कंसील्स हिज इनकम, इनकम जो छिपाता है, कम दिखाता है कि मेरी इनकम ही कम हुई है, या फिर सेकंड नंबर खर्चे ज्यादा दिखाता है ताकि उसको टैक्स में बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, थर्ड पॉइंट कहता है सबमिट्स रॉन्ग अकाउंट, गलत अकाउंट मेंटेन करता है। फोर्थ पॉइंट है डज नॉट कीप अकाउंट्स अंडर टैक्स लॉ, कभी कभी गलत अकाउंट दिखाता है कि इनकम गलत दिखाएगा, एक्सपेंसेस गलत दिखाएगा। ठीक है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अकाउंट जो है, जो हमारे टैक्स के हिसाब से उनको दिखाना होता है, वो प्रॉपरली मेंटेन ही नहीं होते अकॉर्डिंग टू द टैक्स लॉ, तब टैक्स इवेजन माना जाता है। पॉइंट नंबर 5 है मे नोइंगली मिसयूजेस द प्रोविजंस ऑफ लॉ। प्रोविजंस ऑफ लॉ जो है उसका जानबूझ के गलत इस्तेमाल करके टैक्स ना पर पे करने की उसकी जो टेक्निक होती है, इस टेक्निक को हम कह सकते हैं टैक्स इवेजन। ठीक है, तो अब एग्जांपल अगर ले पाए हम, तो for example, he manufactures goods at one place and shows that they are manufactured at a place where tax concession are available। ठीक है, टैक्स कंसेशन मिलते हो उस जगह पे वो प्रोडक्शन हुआ ऐसा दिखाता है। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट अपग्रेडेशन के लिए वहां पे जो इकोनॉमिकल ग्रोथ हो उस वजह से उस एरिया में जो टैक्स है उसमें कंसेशन देती है,
मगर पर्सन जो है टैक्स इवेजन वाला वो क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है मेट्रो सिटी में और दिखाता है वैसे रूरल एरिया में जहां पे टैक्स कंसेशन अवेलेबल होते हैं। तो ये जो है वो गलत बात है, इसे कहा जाता है टैक्स इवेजन। ठीक है, तो मीनिंग ऑलमोस्ट समझ में आ ही गया होगा आपको। अब हम जाते हैं उसके फीचर्स में। ठीक है, फीचर्स ऑफ टैक्स इवेजन। तो उसमें हम कह सकते हैं tax liability is reduced by taxpayer with the help of illegal practices। illegal कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके वो टैक्स घटाने का ट्राई करता है। तो ये पहला फीचर हुआ हमारा टैक्स इवेजन का। सेकंड जो है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स इवेजन इज नॉट टू पे टैक्स और टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी बट इट इज अनएथिकल इन अनएथिकल मैनर। ठीक है, गलत इंटेंशन के साथ टैक्स ना पे करना या टैक्स कम पे करना, वो ही ऑब्जेक्टिव होता है टैक्स इवेजन का। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो फीचर है वो कहता है इसमें हमें दैट टैक्स इवेजन हैज रिलेशन विद अनएथिकल प्रैक्टिसेस। जो कि हम कह ही रहे हैं, जो एथिक्स के हिसाब से होता है उसके हिसाब से यहाँ पे काम नहीं होता है, अगेंस्ट द लॉ करके हम ये पूरा काम करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, tax reduction done by tax evasion is not admitted by the income tax of officer। ठीक है, कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर है वो अलाउ करेगा ही नहीं कि आपके टैक्स इवेजन है, और अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको बहुत ही पेनल्टी देनी पड़ती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 के बारे में अगर हम कहें तो टैक्स इवेजन सिविल एंड क्रिमिनल प्रोविजंस आर एप्लीकेबल। उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू द टैक्स लॉ पेनल्टी होती है, उसके ऊपर लॉ को तोड़ने के लिए उसको पेनलाइज किया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग जो फ्रेमवर्क है लॉ के हिसाब से लीगल, उसका इस्तेमाल करके अगर काम करते हो, टैक्स प्लानिंग करते हो तो आपके लिए फायदा है। टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन जो है वो कभी भी एडवाइजेबल होता नहीं है। ठीक है, छठा आखिरी पॉइंट हम कह रहे हैं दैट टैक्स इवेजन इज डन बाय आउटसाइड लीगल फ्रेमवर्क। आउटसाइड लीगल फ्रेमवर्क का मीनिंग होता है इट इज इलीगल। सो खास ध्यान रखेंगे, हमें टैक्स प्लानिंग करना चाहिए, टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स इवेजन नहीं करना चाहिए। सो टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन के बाद अब इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है टैक्स मैनेजमेंट। जो वर्ड टैक्स मैनेजमेंट है वही कहता है कि टैक्स का हमें करना है मैनेजमेंट। इनकम टैक्स लायबिलिटी से रिलेटेड पूरा पार्ट, कैलकुलेशन से रिलेटेड पूरा पार्ट, उसे कहा जाता है शॉर्ट में टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स प्लानिंग जो है वो ब्रॉडर मीनिंग में होता है। टैक्स मैनेजमेंट इज इंक्लूडेड इन टैक्स प्लानिंग। तो समझ लेते हैं पहले टैक्स मैनेजमेंट का मीनिंग। तो every SSC is liable to pay tax and needs to manage his or her taxes। तो नाम के ऊपर से टैक्स का मैनेजमेंट करना है, हम हर एक एसएससी को टैक्स पे करना जरूरी होता है। तो उसके बाद अगर हम कहें तो टैक्स मैनेजमेंट रिलेट्स टू मैनेजमेंट ऑफ finances for payment of tax, assessing the advance tax liability टू पे टैक्स इन टाइम। जो भी टैक्स पे करना है, एडवांस टैक्स हो, बाकी के पार्ट हो, वो सभी को पे करने के लिए जो पूरा मैनेजमेंट करना पड़ता है उसे कह सकते हैं टैक्स मैनेजमेंट। ठीक है, एक एग्जांपल भी लेते हैं तो समझ में भी आएगा थोड़ा सा। So tax management has nothing to do with planning to save tax. It is just related with operational aspects of payment of tax। यानी अगर कहे that is while managing his taxes, a person ensures that he or she is making timely payment of taxes without running out of the money, and he is complying with all the provisions of the law of taxation। ठीक है, टैक्स के जो भी लॉ है उनका इस्तेमाल करते हुए पर्सन जो टैक्स को मैनेज करता है उसे कहा जाता है टैक्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मीनिंग के ऊपर से निकलते हैं, वो पॉइंट्स को हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ टैक्स मैनेजमेंट आर
स्टेटेड बिलो, जिसके अंदर पहला पॉइंट है वो है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, जिसे हम कह सकते हैं टीडीएस। क्या क्या मैनेज किया जाता है, तो वो उन सभी पॉइंट्स को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ये प्रोसीजर भी हम आगे पढ़ने ही वाले हैं, तो उसे हम ऑब्जर्व करेंगे। थर्ड पॉइंट जो है वो है पेमेंट ऑफ टैक्स एंड डिमांड। उसके बाद अगर फोर्थ कहे तो मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन 44A एंड ऑडिट ऑफ अकाउंट्स अंडर सेक्शन 44AB। तो अकाउंट से रिलेटेड पूरी जो अकाउंट हम मेंटेन करते हैं उनसे रिलेटेड पूरी बात है वो भी टैक्स मैनेजमेंट के एरियाज में इंक्लूड की जाती है। पॉइंट नंबर 5 अगर कहे पेमेंट ऑफ सेस, ड्यूटी और फीस, बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉइज एक्सेट्रा, ये सभी जो है वो भी टैक्स मैनेजमेंट के पार्ट में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट पूरी टैक्स कलेक्शन करने की जो प्रोसीजर है उसके से रिलेटेड टैक्स मैनेजमेंट हम कह सकते हैं, नाम के ऊपर से सिंपल सा पार्ट है। उसके बाद अगर कहे 6 नंबर का पॉइंट, तो फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139। जो रिटर्न ऑफ इनकम होते हैं, अलग अलग टाइप के फॉर्म आते हैं रिटर्न फाइल करने के, तो वो सभी भी डिटेल में हम फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो रिटर्न फाइल करना वो भी इंक्लूड होता है टैक्स मैनेजमेंट के अंदर। 7 नंबर का पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ टैक्स फाइल्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस पार्ट। ठीक है, और द लास्ट पॉइंट अगर कहे तो रिव्यू ऑफ ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम इनकम टैक्स अथॉरिटीज। टैक्स अथॉरिटीज में अगर अगर कभी हमें हमारे ऊपर कोई स्क्रूटिनी आती है, यानी कोई अगर हमारी एरर है तो वो हमें नोटिस भेजते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी ऑर्डर्स है वो ऑर्डर्स भी हमें इंक्लूड किए जाते हैं, समझे जाते हैं टैक्स मैनेजमेंट के पार्ट में। तो एरिया ऑफ टैक्स मैनेजमेंट हम कह सकते हैं। सो ये है हमारा टैक्स मैनेजमेंट का पार्ट। अब एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि टैक्स प्लानिंग और टैक्स मैनेजमेंट के बीच में है, उसे हमें ऑब्जर्व करना है। अब जो हमें ऑब्जर्व करना है वो है डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट। तो उसके अंदर जो पहला पॉइंट है बेसिक उसके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। पहला पॉइंट हमें कहता है दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग इज टू मिनिमाइज द टैक्स लायबिलिटी। टैक्स को कम करने का ट्राई है। टैक्स मैनेजमेंट में ऐसा कोई होता नहीं है पार्ट, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स मैनेजमेंट is to comply with the provisions of income tax law and its allied rules। इनकम टैक्स के जो भी स्लैब्स है, उसके जो भी रिबेट्स है, उनके जो भी एग्जेम्पशंस है, उसका इस्तेमाल करके हमें खाली टैक्स कैलकुलेशन करना है। तो टैक्स मैनेजमेंट में वो पार्ट इंक्लूड होता है। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें अब, तो टैक्स प्लानिंग ऑल्सो इंक्लूड्स टैक्स मैनेजमेंट। पहले ही हम कह चुके हैं, आगे समझाया तब कि टैक्स मैनेजमेंट जो है वो टैक्स प्लानिंग में इंक्लूड होता है, यानी टैक्स प्लानिंग ब्रॉडर सेंस में है और टैक्स मैनेजमेंट उसके अंदर इंक्लूड होता है। तो ये खास ध्यान रखना है हमें। पॉइंट नंबर 2 में टैक्स मैनेजमेंट डील्स विद फिलिंग ऑफ रिटर्न्स इन टाइम, गेटिंग द अकाउंट्स ऑडिटेड, डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स दैट इज टीडीएस, वो सभी इंक्लूड होता है टैक्स मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है टैक्स प्लानिंग का वो हमारा कहता है हमें टैक्स प्लानिंग रिलेट्स टू इमीडिएट फ्यूचर। ठीक है, नजदीक के लास्ट ईयर का जो भी आपका इनकम टैक्स, आपकी जो इनकम है उससे रिलेटेड आपका जो भी टैक्स आएगा वो सभी पूरा टैक्स प्लानिंग प्रीवियस ईयर का ही किया जाता है, जो कि कंसीडर किया जाता है टैक्स प्लानिंग के अंदर। जबकि टैक्स मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? टैक्स मैनेजमेंट रिलेट्स टू वो तीनों के तीनों पार्ट पे रिलेटेड है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट में क्या होता था? तो असेसमेंट प्रोसीडिंग, अपील्स, रिवीजन, पुराना जो भी काम है वो इंक्लूड किया जाता है। प्रेजेंट यानी अभी के टाइम के बारे में बात करें तो फिलिंग ऑफ रिटर्न, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सभी प्रोसीजर। एंड फ्यूचर के बारे में भी सोचा जाता है टू टेक करेक्टिव एक्शंस। ठीक है, तो टैक्स मैनेजमेंट है पुराना, अभी का और फ्यूचर तीनों से रिलेटेड रहता है, ये खास ध्यान रखना है। और टैक्स प्लानिंग जो है वो इमीडिएट फ्यूचर से रिलेटेड है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, नजदीक वाले, यानी नेक्स्ट ईयर के लिए मुझे अगर इनकम टैक्स का प्लानिंग करना है तो मैं पहले से ही जो भी मेरे अंडर सेक्शन 80C टू 80U है, डिडक्शंस है, उसमें मुझे कहाँ इन्वेस्ट करने से कितना फायदा होगा वो मैं पहले से डिसाइड करता हूँ, ताकि नेक्स्ट ईयर जब टैक्स पे करना हो तो मुझे फायदा मिल पाए टैक्स प्लानिंग का। पॉइंट नंबर 4 में अगर हम बात करें तो टैक्स प्लानिंग हेल्प्स अस इन मिनिमाइजिंग टैक्स लायबिलिटी इन शॉर्ट टर्म एंड इन लॉन्ग टर्म आल्सो। टैक्स प्लानिंग से हमें शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में टैक्स को मिनिमाइज करने का मौका मिलता है।
जबकि अगर टैक्स मैनेजमेंट की बात करें तो टैक्स मैनेजमेंट हेल्प्स अस इन अवॉइडिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी, परचुकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट्स है, तो खास ध्यान रखना है, 5 पॉइंट का डिफरेंस है, छोटा सा पूछा जा सकता है। टैक्स प्लानिंग इज ऑप्शनल, आप अगर टैक्स प्लान करना भूल गए तो कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि इनकम आ रही है इस ईयर की, हम बैंक में जमा करते जा रहे हैं पैसे, हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, हमने कोई पीपीएफ में इन्वेस्ट नहीं किया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, तो हमें वो फायदा नहीं मिलता। तो टैक्स प्लानिंग जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, मगर टैक्स मैनेजमेंट जो है वो नेसेसरी है, वो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी टीडीएस है वो कटने ही वाला है। उसी तरह से जो भी आपकी पेनल्टीज है वो आपको लगने ही वाली है। तो टैक्स मैनेजमेंट एसेंशियल है, जरूरी है, जबकि टैक्स प्लानिंग जो है ऑप्शनल है। तो थोड़ा सा आज का लेक्चर हैवी हो चुका है, ऑलमोस्ट 38-39 मिनट्स का लेक्चर है, मगर ये सेक्शन हमें कंप्लीट करना ही था आज। सो टैक्स प्लानिंग कॉन्सेप्ट में हमने ओवरऑल 4 मेन पॉइंट देखे। पहला टैक्स प्लानिंग था, देन दूसरा है टैक्स अवॉइडेंस, तीसरा है टैक्स इवेजन, एंड चौथा हमने समझा टैक्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखने वाले हम। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हमारा नेक्स्ट चैप्टर रेसिडेंशियल स्टेटस, जो कि अगर आप टैक्स पे करते हो तो आप इंडियन सिटीजन हो, तो आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो या ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, ऐसे कुछ पार्ट हमें नेक्स्ट चैप्टर के अंदर समझने का मौका मिलेगा। और इसमें थियरी अब होने वाली नहीं है, थियरी का ऑलमोस्ट पूरा पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ तक का काम हम रखने वाले हैं। कॉपी सब कुछ करिएगा, सब कुछ रेडी करना है हमें। जय माता जी, थैंक यू।